नीता की 3 बहू थी, खुशबू, मुस्कान और सुहानी। नीता की सबसे बड़ी बहू एक गरीब घर से आई थी, जो शादी में अपने साथ दहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी। वही नीता की दोनों छोटी बहू काफी अमीर थी, जो अपनी सास को खुश रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ महंगे तोहफे लेकर आया करती, जिस वजह से नीता अपनी बड़ी बहू खुशबू को जरा भी पसंद नहीं करती और अपना सारा प्यार अपनी छोटी बहुओं पर लुटाती। अरे ओ करम जली, कहाँ मर गई रे नास पीटी। सुबह की चाय और न्यूज़पेपर मिलेगा या नहीं? माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और माँ जी, इस घर में मेरे अलावा आपकी 2 बहुएं और हैं, आप कभी उन्हें भी कोई काम कह दिया कीजिए। मेरी वो जो दोनों बहुएं हैं ना, वो बड़े घर से आई हैं, राजकुमारी हैं दोनों। उन्होंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और तू चाहती है कि मैं अपनी परी जैसी बहुओं से काम करवाऊं? माँ जी, मैं गरीब घर से हूँ तो क्या मैं भी किसी की बेटी हूँ? मेरे माँ बाप ने भी मुझे बड़े नाजों से पाला है। खुशबू की बात सुनकर अब उसकी दोनों देवरानी आती है और अपनी सास को कुछ तोहफे देकर बोलती है, जेठानी जी, पाला होगा आपके माँ बाप ने आपको बड़े ही नाजों से, पर करती तो आप वहाँ भी काम ही थी ना। और वैसे भी इस बड़े घर में आपकी हैसियत सिर्फ एक नौकरों वाली है। वैसे माँ जी, मैं देख रही हूँ कि जब से मायके से आई हूँ ना, तब से जेठानी जी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। लगता है कि जेठानी जी हमारी खुशियों से जलने लग गई हैं। भला मैं क्यों तुम दोनों की खुशियों से जलूंगी? हाँ, अब सुहानी और मुस्कान मिलकर खुशबू को भला बुरा कहने लगती हैं। बेचारी खुशबू रोती हुई वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। माँ जी, ठंड तो बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो रात में कंबल में भी ठंड लगती है। अरे मेरे होते हुए मेरी बहू ठंड में कांपे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी प्यारी बहू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज ही मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छी सी रजाई ला दूंगी, फिर तुम्हें ठंड में रात गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। नीता अपनी दोनों बहू के लिए तुरंत अच्छी सी रजाई मंगवा लेती है। घर में जब रजाई आती है तो खुशबू को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी सास ने पहली बार उसके लिए कुछ किया। रजाई देखकर अब खुशबू अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में नई रजाई मंगवा कर आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरी रजाई पूरी तरह से फट चुकी थी, उसमें से ठंड भी नहीं जाती अब। अरे छोड़ इस रजाई को। इस रजाई को मैंने तेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी प्यारी अमीर बहुओं के लिए मंगवाई है। इतना बोलकर नीता अपनी दोनों अमीर बहू को बुलाती है और दोनों को रजाई दे देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन। ओहो माँ जी, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। मेरा तो कमरे से निकलने का मन ही नहीं करता। कितना अच्छा होता कि अगर घर में हीटर होता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हमारे घर में भी हीटर होता तो हम भी ठंडी में गर्मी के मजे लेते। माँ जी तो मोहल्ले में आग जलाकर बैठ जाती हैं गली की औरतों के साथ। ठंड में तो हमारी जान निकलती है। अरे मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों के लिए तो जान भी हाजिर है। तुम दोनों एक बार कह के तो देखती अपनी सास से। मैं हीटर तो उस कलमुही की वजह से नहीं मंगवा रही थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अपनी बहुओं के लिए हीटर मंगवा ही दूं। अब नीता बहुत जल्द घर में एक हीटर मंगवा लेती है। अब नीता अपनी दोनों अमीर बहुओं के साथ अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी रहती है और बेचारी खुशबू ठंड में पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। ऐसे ही एक रोज खुशबू बर्तन धोने के लिए जाती है, पर टंकी का पानी काफी ठंडा होता है और इसलिए खुशबू अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ घुसी चली जा रही है कमरे में? माँ जी, पानी बहुत ठंडा है। इतने ठंडे पानी में मुझसे काम नहीं हो रहा। और आपके कमरे में गीजर लगा, इसीलिए गर्म पानी लेने आई हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं बैठूंगी। देख रही हो माँ जी, काम के समय दीदी के हाथ पैर काम ही नहीं करते और मुंह चलाते समय तो जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है इनकी। तेरी ही नजर लगी होगी जो मेरे कमरे का गीजर खराब हो गया, इसीलिए अब तू गर्म नहीं बल्कि ठंडे पानी से नहाएगी। इस तरह से नीता बहाने मारकर खुशबू को अपने कमरे से निकाल देती है। अब बेचारी खुशबू ठंडे पानी से घर का काम करती और अपनी किस्मत को कोसती। मेरी जिंदगी में शायद यही लिखा है। शादी से पहले भी इतनी गरीबी देखी, भूल गई खुशियाँ क्या होती है। ससुराल गरीबी नहीं, पर यहाँ मुझे हर समय ये महसूस किया जाता है कि एक गरीब कहीं भी चले जाए वो गरीब ही रहता है। खुशबू बिना कोई शिकायत किए घर के सारे काम करती। समय यूं ही बीतता जाता है और एक दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से नीता को ठंड लग जाती है।
माँ जी खाना खा लीजिए। खुशबू के उठाने पर भी नीता नहीं उठती, जिसके बाद खुशबू खाना टेबल पर रखकर नीता के पास जाती है। और जब खुशबू नीता को छूती है तो वो देखती है कि उसकी सास बुखार से तड़प रही है। अरे ये क्या माँ जी, आपको बहुत तेज बुखार है। अभी तो काफी रात हो रही है, इस समय कौन से डॉक्टर को बुलाऊं? एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे से आपके लिए बुखार की गोली लेकर आती हूँ, आप उसे खा लीजिए। क्या पता उस गोली को खाकर आपको आराम मिल जाए। खुशबू फटाफट अपने कमरे से बुखार की गोली लाकर नीता को खिला देती है और नीता को कम्बल ओढ़ाकर उसके हाथ पैर दबाने लगती है। इस तरह से खुशबू सारी रात अपनी सास की सेवा करती। अब अगली सुबह खुशबू की दोनों अमीर बहू कमरे में आती है और वो खुशबू को अपनी सास के कमरे में देख अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी गरीब बहू आपके कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों तमीज से बात किया करो मुझसे। मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ तो तुम दोनों की जेठानी ही। और वैसे भी माँ जी की कल रात से तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। क्या माँ जी की तबीयत खराब है? सुहानी एक काम करो, माँ जी के कमरे से ये हीटर अपने कमरे में ले जाओ। वैसे भी हीटर के पैसे मैंने दिए थे। अब हम माँ जी के साथ तब तक नहीं रह सकते जब तक हम उनकी तबीयत ठीक ना हो जाए, वरना उनकी बीमारी हमें भी लग जाएगी भैया। अपनी अमीर बहुओं की बातें सुनकर नीता को अपने किए पर अफसोस होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे तेरी गरीबी के लिए तुझ पे अत्याचार करती रही। मैंने हमेशा अपनी अमीर बहुओं को बहुत प्यार किया, उनको बहुत मान सम्मान दिया, और आज जब मुझे अपनी अमीर बहुओं की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे ही कमरे से हीटर लेकर अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे छोड़ गई। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तूने पूरी रात जागकर मेरी सेवा की। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा फर्ज था कि आपकी सेवा करूँ, और अब आप जब तक ठीक नहीं हो जाती इसी तरह से मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। अब नीता अपनी गलती सुधारने के लिए जैसे ही ठीक होती है वो अपनी गरीब बहू को अपनी अमीर बहुओं से भी ज्यादा प्यार करने लगती है। ये देखकर नीता की अमीर बहू अपनी जेठानी से और भी ज्यादा चलने लगती है। माँ जी हम देख रहे हैं कि जब से आप ठीक हुई हो ना, तब से अपनी इस गरीब बहू पे कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। काश कि ये प्यार मैंने तुम दोनों के ऊपर ना लुटा के अपनी गरीब बहू के ऊपर लुटाया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखने को मिलते। तुम दोनों का असली चेहरा मैंने उसी दिन देख लिया था जिस दिन मैं बीमार पड़ी थी, और तुम दोनों के अंदर इंसानियत भी नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर सुहानी और मुस्कान को वो दिन याद आते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है, जिसके बाद सुहानी और मुस्कान अपनी जेठानी और सास से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो सब एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। नेहा अपनी माँ शकुंतला और 4 गोरी भाभी निशा, तारा, पूजा और कोमल के साथ रहा करती थी। नेहा भले ही रंग की काली थी, पर वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी जो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती थी। साथ ही साथ वो एक सरकारी स्कूल की टीचर थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी। ऐसे ही एक रोज नेहा बिना लंच के स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी माँ शकुंतला नेहा से कहती है, अरे नेहा बेटी, आज इतनी जल्दी स्कूल जा रही है, खाना तो खा लिया ना तूने? हाँ माँ, आज स्कूल में प्रोग्राम है, सभी टीचरों को जल्दी स्कूल बुलाया है, और खाने का तो रहने ही दो, अभी सारी भाभियाँ सो रही हैं। मैंने सोचा कि मैं खुद बना लूं, पर बाद में याद आया कि स्कूल में फंक्शन है तो बाहर से ही खाना आएगा। ना जाने कैसी 4 बहुएं मेरे घर आ गई हैं, जिन्हें एक काम ढंग से करना नहीं आता। माँ, चारों भाभी आपकी ही पसंद थी। नेहा बेटा, मैंने तो बस तेरी चारों भाभियों का रंग रूप देखा, मुझे क्या मालूम था इनका रूप, और ऊपर से जितनी ये सुंदर है उतनी ही इनकी गंदी नीयत है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तेरी चारों गोरी भाभी अपने रंग रूप पर इस तरह इतराएंगी और तुझे अपनी नजरों पर चढ़ाएंगी, तो मैं कभी भी इन चारों को अपनी घर की बहू नहीं बनाती। भूल जाओ माँ ये सारी बात, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी चारों भाभियाँ जैसी भी हैं मुझे पसंद है। अच्छा, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा काला सूट पहनकर स्कूल के लिए निकलने लगती है। तभी नेहा की चारों भाभी वहाँ आकर उसका काला सूट देखकर उस पर हंसने लगती हैं। क्या हुआ भाभी, आप चारों मुझे देखकर बार बार हंस क्यों रही हैं? अब हंसे नहीं मैडम तो क्या करें, आप जानती हो ना कि आपका रंग कितना काला है, फिर भी आप काले कपड़े ही लेती हो। अरे हमारी काली प्यारी नेहा ननन जी,
आप क्यों बार बार भूल जाती हो कि आपका रंग काला है, काला, और काले लोगों पर काले कपड़े जचते नहीं है, इसलिए आप ये काला सूट मुझे दे दो। तुम चारों से घर के एक काम तो होते नहीं, हर समय मेरी बेटी पर नजरें गड़ा कर रखती हो। जैसे ही मेरी बेटी की सैलरी आती है तुम चारों अपनी अपनी फरमाइशें रख देती हो, और उसमें भी अगर मेरी बेटी कभी अपने लिए कुछ ले आए तो तुम चारों की नजर उस पर लग जाती है। माँ जी, नेहा दीदी तो खुद नजर का काला टीका है, भला उन्हें हमारी क्या नजर लगेगी, बल्कि हमें तो डर लगता है कि कहीं दीदी ही हमारे रंग रूप पर नजर ना लगा दे। अपनी भाभीियों की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो अपना सूट कोमल को देकर वहाँ से स्कूल चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और शकुंतला का जन्मदिन आता है, जिस पर शकुंतला के चारों बेटे अपनी माँ के लिए एक बर्थडे सरप्राइज का प्लान करते हैं। विनीत भैया, मैंने तो सोच लिया है कि इस बार हम माँ जी के जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। पवन, आइडिया तेरा बुरा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने सभी जान पहचान वालों को इस पार्टी में बुला लूं। क्या पता पार्टी में कोई नेहा को पसंद कर जाए। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार माँ जी के जन्मदिन पर छोटी क्यों, बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द इस काली कलूटी का पीछा मुझसे छूटे। कोमल, अपनी हद में रहकर बात करो। नेहा जैसी भी है, रंग रूप की वो हमारी बहन है। मेरे पापा का रंग भी काला था, क्या हुआ अगर हम चारों भाई गोरे और हमारी बहन काली हो गई तो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? पवन की ऐसी बातें सुनकर कोमल चुप हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द शकुंतला के चारों बेटे मिलकर शकुंतला के जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग आए होते हैं। केक काटने का समय हो रहा था, पर अब तक शकुंतला की चारों बहू तैयार नहीं थी। अब जैसे ही अपनी चारों भाइयों को देखने के लिए नेहा उनके कमरे में जाती है तो उसकी चारों भाभियां उससे मदद मांगने लगती हैं। नेहा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम तो जानती हो ना मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, और आज हमने साड़ी का थीम रखा है। अब जल्दी से तुम मुझे साड़ी पहना दो। अरे साड़ी बांधना तो 5 मिनट का काम होता है, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये मेकअप होता है। इसीलिए सबसे पहले तुम मेरा मेकअप कर दो, कोमल को साड़ी बाद में पहना देना। इतना समय हो गया पर आप सब अब तक तैयार नहीं हुए। घर में मेहमान आ चुके हैं, अब तक माँ जी का केक तैयार नहीं हुआ। जो केक का ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हो गया। अब हमें मिलकर केक बनाना होगा। मुझे केक बनाना नहीं आता। नेहा, नेहा, जल्दी से तुम मेरे साथ किचन में चलो और केक बनाने में मेरी मदद करो और हेल्प करो। इस तरह से अब सब नेहा को घेर लेती है। कभी कोई किसी से काम के लिए बुलाता तो कभी कोई किसी काम के लिए नेहा को बुलाता। अपनी चारों भाभी से परेशान हो जाती है और अपनी चारों भाभीयों से कहती है, पता नहीं आप चारों का क्या होगा। आप चारों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और मेरे बिना आपका कोई काम भी नहीं होता है। चुपचाप यहाँ चारों बैठ जाओ, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। इतना बोलकर नेहा अपनी चारों भाभीयों का काम करवाती है। काम होने के बाद वो सारे केक कटवाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ देव नाम का एक लड़का नेहा को पसंद कर लेता है। अब बहुत जल्द नेहा का रिश्ता देव से तय हो जाता है। अब जैसे ही नेहा की चारों भाभीयों को पता चलता है कि नेहा का रिश्ता लग चुका है और बहुत जल्द नेहा इस घर को छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली है, उसकी चारों भाभीयां बहुत खुश होती है और आपस में बातें करने लगती है। मैं तो बता सकती हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द इस कलूटी से पीछा जो छूटेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कोमल, खुशी तो मुझे भी इस बात की हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी को कैसे बयां करूँ। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ कि जब ये काली बादल का साया हमारे घर से चला जाएगा। नेहा की चारों भाभी आपस में बैठकर नेहा की बुराई कर रही होती है और उसके काले रंग का मजाक उड़ा रही होती है। ये सब कुछ नेहा अपने कानों से सुन लेती है, पर नेहा अपनी भाभीयों को कुछ नहीं कहती। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। दुल्हन के रूप में सजी नेहा बारात आने का इंतजार कर रही होती है, तो वहीं उसकी चारों भाभियां उसके पास आकर एक बार फिर से नेहा से मदद मांगने लगती है। नेहा देखो, बारात आने वाली है और घर के कामों की वजह से मेरा अब तक मेकअप नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी तरह इतना अच्छा मेकअप करने नहीं आता। तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। नेहा, मेकअप बाद में करना, पहले मेरे लहंगे की चुन्नी ठीक कर दो। भाभी, आज आपके सर से आपकी ये काली बोझ, काला साया इस घर से जा रहा है, पर मुझे तो आप लोगों की फिक्र हो रही है कि मेरे जाने के बाद आप चारों का क्या होगा। आपकी मदद कौन करेगा, कैसे संभालोगे आप चारों ये सब?
इतना बोलकर नेहा अपनी चारों भाभीयों को तैयार करती है। बहुत जल्द नेहा की शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। नेहा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी चारों भाभीयों के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद उसकी चारों भाभीयों को नेहा की बहुत याद आती है और उन्हें एहसास होता है कि वे चारों कितनी गलत थीं। हमने हमेशा नेहा का मजाक उड़ाया, पर असल में तो इस घर की सारी जिम्मेदारी नेहा ही उठा रही थी। काश कि नेहा दोबारा से हमारे साथ रहने आ जाती। सच कह रही हो, अगर नेहा वापस आ गई तो मैं कभी उसके रंग के लिए उसका मजाक नहीं बनाऊंगी। भले ही उसका रंग काला था, पर वो हर चीज में अच्छी है। इस तरह से नेहा की चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को याद करने लगती है और नेहा जब भी अपनी भाभी से मिलने अपने मायके आती तो उसकी चारों गोरी भाभी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती। पहाड़ियों से घिरा एक गोविंद नगर का छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जंगलों में काफी पशु पक्षी और जानवर भी थे। तो वहीं उस गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया भी था। ऐसे ही एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नहीं, हमारे छोटे से गांव को किसकी नजर लग गई जो इस चुड़ैल का साया हमारे गांव पर पड़ गया। आप सही कह रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस चुड़ैल से छुटकारा पाए। वो चुड़ैल आए दिन आती है और किसी न किसी के बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाती है। मैंने तो गांव वालों से पहले ही बोला था, निशा को इतनी बुरी सजा मत दो। अरे वो काला जादू ही तो करती थी, मानती हूँ, पर उसे काल कोठरी जैसी सजा भी तो दी जा सकती थी ना। पर गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। तभी से वो चुड़ैल बनकर हमारे गांव वालों के पीछे पड़ गई है और हमारे बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है। अब हम क्या करें? कैसे उससे छुटकारा पाए? ये चुड़ैल जब गांव में जिंदा थी तब भी हमें चैन से नहीं जीने दे रही थी, और आज जब मर गई है तब भी ये हमें चैन से नहीं जीने दे रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने गांव वालों की रक्षा इस चुड़ैल से कैसे करूं। सरपंच जी, ये चुड़ैल और खतरनाक बने इससे पहले हमें इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे अपने गांव से भगाएं। सरपंच जी, मैंने एक पहाड़ी वाले बाबा का नाम सुना है। सुनने में आया है वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास बहुत शक्तियां हैं। वो अपने तंत्र विद्या से किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर सकते हैं और उन्हें खत्म भी कर सकते हैं। क्यों ना हम उसी पहाड़ी बाबा की शरण में जाएं? अगर ऐसा है तो भूला, हमें कल ही पहाड़ी वाले बाबा के पास ले चलो। पर उससे पहले अब हम सभी को अपने घरों में जाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और रात होते ही वो चुड़ैल हमारे गांव में आ जाएगी। आप सभी लोग अपने बच्चों का ख्याल रखना। इतना बोलकर सरपंच अपने घर चला जाता है और गांव के बाकी लोग भी अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल उड़ती हुई गांव के अंदर आती है और हंसते हुए गांव वालों से बोलती है, ओह, तो मेरे आने से पहले तुम सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए। तुम गांव वालों को इस तरह से डर कर अपने घरों में छिपता देख मुझे बड़ी खुशी होती है। जिस तरह से तुम सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे मारा था, अब मैं तुम गांव वालों को उसी तरह से मारूंगी। पहले मैं तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीन लूंगी, उसके बाद तुम गांव वालों की जान लूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर भोला अपनी बीवी से बोलता है, अच्छा हुआ कि हमारी कोई औलाद नहीं है सुमित्रा। अगर हमारी कोई औलाद होती तो ये चुड़ैल उसे भी मार कर खा लेती। पर हम सबको कब इस चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी? हम इस गांव को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। सुमित्रा अपने पति से बात कर ही रही होती है कि तभी चुड़ैल उसके घर में आ जाती है और सुमित्रा का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती है। ये देख भोला चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, मेरी बीवी को छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया। तू जब मरी थी उस समय मेरी बीवी इस गांव में भी नहीं थी। इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दे। तेरी बीवी की सबसे बड़ी गलती ही यही है, वो इस गांव में भी आकर आई है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं इसे मारूंगी, उसके बाद तुझे
इतना बोलकर चुड़ैल सुमित्रा को अपने साथ जंगल ले जाती है और वहाँ उसे मारकर खा जाती है। सुबह होते ही कुछ गांव वाले सरपंच के साथ मिलकर पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पहाड़ी वाले बाबा सरपंच से बोलते हैं कि शादी नहीं हो रही थी, इसलिए वो काला जादू किया करती थी ताकि उसकी किसी से शादी हो सके। परंतु जब तुम गांव वालों को पता चला कि वो काला जादू करती है तो बिना तुमने उसकी बात सुने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। वो तो मर गई, परंतु मरने के बाद उसकी काली शक्तियां उसके साथ जिंदा रह गई हैं। इसलिए आज वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब आप ही बताइए हम क्या करें? हमसे जो भूल हुई है उसको हम कैसे सुधारें? अब हम उस चुड़ैल की शादी नहीं करवा सकते। अगर वो जिंदा होती तो हम जरूर उसकी शादी किसी न किसी से करवा देते। अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं बाबा। बाबा कुछ तो कीजिए, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का। अब केवल एक ही उपाय है जिससे तुम सभी गांव वाले उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो सकते हो। क्या उपाय है बाबा, आप हमें बताइए। तुम सभी गांव वालों को आने वाली पूर्णिमा की रात को उस चुड़ैल की शादी एक चीता से करवानी होगी। जैसे ही उसकी शादी चीता से होगी वो प्रेम में पूरी तरह से डूब जाएगी और उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, जिसके बाद वो अपने पति चीता के साथ तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। बाबा जी ये कैसे मुमकिन है, एक चुड़ैल की शादी चीता से? बाबा आपने हमें ये उपाय बताया है, अब इसको कैसे पूरा करना है? इसकी राह भी आप ही दिखाइए बाबा जी। इसके बाद बाबा सरपंच को थोड़ी सी राख देता है। रात को जब चुड़ैल आए तो ये थोड़ी सी राख उसके ऊपर डाल देना और यहाँ से जाते समय जंगल में जो भी चीता तुम्हें दिखे थोड़ी सी राख उस पर भी डाल देना। इससे वो दोनों सम्मोहित हो जाएंगे और एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। उसके बाद जैसा तुम कहोगे वो दोनों वैसा ही करेंगे और रात होते ही उन दोनों की शादी करवा देना, क्योंकि आज ही पूर्णिमा की रात है। अगर आज तुमने ये काम नहीं किया तो तुम ये काम 1 साल तक नहीं कर पाओगे। बाबा मैं अपने हाथ से ये मौका नहीं। अब सरपंच ठीक ऐसा ही करता है और गांव में जाने से पहले थोड़ी सी राख चीता के ऊपर गिरा देता है और उसे अपने वश में कर लेता है। जैसे ही रात को चुड़ैल गांव में आती है तब सरपंच चुपके से थोड़ी सी राख चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे चुड़ैल उसके कब्जे में आ जाती है और सभी गांव वाले मिलकर धूमधाम से उस चुड़ैल की शादी चीते से करवा देते हैं। शादी होते ही चुड़ैल की सारी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो अपने पति चीता के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस गाँव को छोड़कर जंगल में ही रहने लगती है।